डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जॉनी शॉ है और मैं मैसाचुसेट के वाल्टा शहर में रहता हूँ। मेरा महल नुमा एक घर है जो मुझे वसीयत में मिला है और इसके बाहर की चारदीवारी बहुत एकड़ में फैली हुई है। जंगल का कुछ हिस्सा भी इसमें आता है, बड़ा गार्डन भी इसमें आता है, जबकि नदी का एक हिस्सा भी इस चारदीवारी के अंदर ही आता है। इस घर में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं जिनसे मैं धीरे धीरे पर्दा उठाता जा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ पिशाच रहते हैं जो घर की रक्षा करते हैं। वो मुझे नुकसान नहीं पहुँचाते और मुझे नुकसान पहुँचाने वाले को नुकसान ज़रूर पहुँचा सकते हैं। वो इस घर और इस घर में रहने वालों की रक्षा करते हैं। लेकिन इस घर में और भी कई रहस्य हैं। इस इलाके में बहुत सारी जगह बनी हुई हैं जो बहुत ही अजीब हैं। मैं जंगल के उस तरफ जब उस गेट को खोलकर गया तो वो काली परछाई मुझे दिखी थी। मेरा एक दोस्त बना साइमन जब मैं उसे यहाँ पर लेकर आया, जिसके पिता गुमशुदा हो चुके हैं उसी जंगल में, इस गेट को खोलते ही सामने वो परछाई नजर आई थी और उसने हम पर हमला किया था। अंत में हमें पता चला वो परछाई कोई और नहीं, साइमन के पिता ही हैं। साइमन समझ नहीं पाया था क्यों उसके पिता इस तरह यहाँ शापित हो गए हैं, लेकिन जब उन भेड़ियों की खाल से वो बाल हाथ में आए हुए थे, हमने एक किताब में रखकर सारी जानकारी पा ली थी कि ये भेड़ियों की दुनिया से आए हुए भेड़िए हैं जो यहाँ फंस गए हैं और शाप के कारण साइमन के पिता भी उनसे जुड़ गए हैं। उस जंगल में जाने वाले हर व्यक्ति को वो मारते हैं, इसीलिए उन्हें शाप से बचाने के लिए हमें भी भेड़ियों की दुनिया में जाना होगा। उन बाल को जब हमने पहले दरवाजे के उस ताले पर रखा जिस पर भेड़िए जैसे निशान बने थे, वो ताला खुल गया था। मुझे वसीयत में मिली उस किताब में बताया गया था इन तालों को कभी नहीं खोलना है, लेकिन इस दुनिया में जाकर ही साइमन के पिता को बचाया जा सकता था। हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। अब भले ही वो ताला खुल चुका था, लेकिन हम उस ताले के पार दरवाज़ा खोलकर अभी जाना नहीं चाहते थे। हमने सोचा हुआ था पूरी प्लानिंग कर कर ही जाएंगे। हमने उस पिशाच को बुला लिया था और मेरे बेडरूम में उस किताब के सामने मैं उस पिशाच से कई सवाल कर रहा था। क्या है इन दरवाज़ों का राज? क्यों इन्हें बंद करके रखा जाता है? मुझे इन सवालों का जवाब चाहिए। और वो पिशाच उंगली लगाता हुआ उस किताब में लिखता जा रहा था और बताता जा रहा था, ये दरवाजे अलग अलग दुनिया के दरवाजे हैं। नीचे की मंजिल के ये दरवाजे 5 दुनियाओं को खोलते हैं। ये 5 दुनियाओं का राज वो पिशाच तब तक नहीं बता सकता जब तक उस सवाल को हम खुद ही ढूंढ नहीं लेते। यानी जितनी जानकारी हमें उनकी मिलती जाएगी, ये सिर्फ उतना ही जवाब दे पाएगा। और अभी ये सिर्फ उस भेड़िए की दुनिया का ही राज बता सकता है। हमने सोचा हमें तो इसी दरवाजे के पार जाना है, हमें और दरवाजों के बारे में कुछ नहीं जानना। नीचे के बाकी जो 4 दरवाजे हैं, हमें उनमें जाकर क्या करना है? बस साइमन के पिता को बचा लिया जाए, हमारे लिए यही खुशी होगी। तो उस पिशाच ने बताना शुरू किया कि वो दुनिया भेड़ियों की दुनिया है। वहाँ पर ज़्यादातर भेड़िए रहते हैं और उनका ही राज है। इंसान भी वहाँ पर रहते हैं, लेकिन वो गुलामों की तरह रहते हैं। भेड़िए असली राजा हैं जिनकी शक्ति असीम है। उस दुनिया से यहाँ भी कई भेड़िए आते थे जो इस दुनिया में रहते थे, लेकिन कुछ भेड़िए शाप के कारण यहाँ से बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन वो वापस नहीं आ पाते। ये वही भेड़िए हैं जो 4 दीवारी के अंदर ही नहीं आ सकते तो अपनी दुनिया में भी नहीं जा सकते। इन्हें शाप के कारण वहीं बाहर बंदी बना लिया गया और ये शैतानी होते गए। इनके दिमाग में वो शैतानी शक्ति कैसे भरी ये कोई नहीं जानता, लेकिन इनसे जुड़ा इंसान भी इसी शाप में इनसे हमेशा के लिए बंध जाता है और इनका गुलाम बन जाता है। इस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए एक चाबी चाहिए होती है जो भेड़ियों की दुनिया में ही पाई जाती है।
उस चाबी से उस बाहर वाले वो गेट को बंद किया गया ताकि ये हमेशा के लिए उस जंगल में फंस जाएं। वैसी ही चाबी दोबारा चाहिए होगी उस गेट को खोलने के लिए और उससे खोला गया गेट इनके लिए रास्ता बना देगा और ये इस घर के अंदर आ पाएंगे। उसके बाद इस दरवाजे के पार पहुंचते ही ये अपनी दुनिया में चले जाएंगे और जब सब भेड़िए उस दुनिया में गए तो शाप खत्म और वो इंसान भी आज़ाद हो जाएगा। लेकिन अगर हम भेड़िए की दुनिया में गए तो वहाँ भेड़िए बहुत शक्तिशाली होंगे। क्या हम उनका मुकाबला कर पाएंगे? और ये चाबी कैसी दिखती है, कहाँ पर मिलती है? इस बात का जवाब उस पिशाच ने नहीं दिया था। उस पिशाच ने हमें एक कमरा दिखाया। हम उसके पीछे चलते गए, वो इशारा करता गया। एक बेडरूम के पास बड़ा सा जो पिल्लर था वहां पर हाथ लगाते ही वो पिल्लर अंदर की तरफ धंसने लगा। वो पिल्लर इतना अंदर तक चला गया कि वहां एक दरवाज़ा बन गया। उस दरवाजे के पार एक बड़ा सा कमरा था जिसे मैंने अब तक नहीं देखा था। यहाँ और क्या छिपा हुआ है? मेरी जबान पर बस यही शब्द थे। और जैसे ही वो कमरा अंदर से हमने देखा, वहाँ मिट्टी का एक कण तक नहीं था और हर चीज़ चमक रही थी। वहाँ बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी और वो पुराने ज़माने की चीज़ें लग रही थी। कई चोले थे, पुराने ज़माने की तलवारें, वहाँ और भी कई हथियार पड़े थे। बड़ी बड़ी छड़ियाँ पड़ी थी, सफ़ेद रंग के गोले पड़े थे। वहाँ कांच के बड़े बड़े मर्तबान से पड़े थे जिनके अंदर जैसे कड़कती हुई बिजली नज़र आ रही थी। वहाँ छोटी छोटी मकड़ियाँ जैसे दीवार से चिपकाई गई थीं। ये असली मकड़ियाँ लग रही थी लेकिन अब तक गली नहीं थीं। फिर भी और कई चीज़ें दिख रही थी जो समझ से बाहर थी। यहाँ पर मेरा उस पिशाच से यही सवाल था, यहाँ हम क्या कर रहे हैं और इस कमरे को छिपाकर क्यों रखा गया है? उस पिशाच ने कहा, यहाँ पर वो हर तरह का सामान है जो हमारे काम आ सकता है उस दुनिया में जाने के लिए। बहुत सालों से कोई दरवाज़ा खुला नहीं है, अब ये दरवाज़ा खुल चुका है तो तुम्हें उस दुनिया में जाना होगा। अब उस दुनिया में जाओगे तो खुद की रक्षा भी करनी होगी और यहाँ पर हर तरह का सामान है जो कभी इस्तेमाल किया जाता था। हर दुनिया में अलग खतरे होते हैं, हर दुनिया की अलग ताकत होती है, उनसे मुकाबला भी करना पड़ता है और उनके साथ भी चलना पड़ता है। इस दुनिया से कोई भी बहुत ज़्यादा समय से उस दुनिया में नहीं गया है, इसीलिए अब खतरा बढ़ चुका होगा। उस पिशाच ने हमें काले रंग का चोला दे दिया था और चमकता हुआ एक कवच दे दिया। मैंने उस कवच को पहना और मेरे साथ साइमन ने भी उस कवच को पहन लिया। हम दोनों ने वो काले रंग के चोले भी पहन लिए थे। हम पुराने ज़माने के जादूगर लग रहे थे और साइमन को बार बार इस पर हंसी आ रही थी। उस सामने वाले आईने में जब हमने अपनी तस्वीरें देखी तो उस काले चोले के पार जैसे कुछ नज़र आ रहा था। हमारे शरीर के अंदर जैसे घूमता हुआ खून तक दिख रहा था, हड्डियां नज़र आ रही थी। कैसा है ये चोला? क्या ये हमारे शरीर को दिखाता है और हमें इससे क्या फ़ायदा होगा? तो उस पिशाच ने कहा कि ये रक्षा के लिए है। भेड़ियों की दुनिया में तुम पर बहुत ज़्यादा हमले हो सकते हैं और उनसे ये तुम्हें बचाएंगे। ये दोनों चीज़ें वहाँ पर तुम्हारे काम आएंगी और इसे हमेशा अपने शरीर से जोड़े रखना, भले ही कोई भी कीमत चुकानी क्यों ना पड़ जाए। इसके बाद उसने हमें एक चमकीले से दस्ताने दे दिए जो दोनों ने अपने हाथों पर चढ़ा लिए थे। ये दस्ताने भी क्या करते उस पिशाच ने हमें नहीं बताया, लेकिन आगे जाकर पता चल जाएगा, इस बारे में इशारा ज़रूर कर दिया। इसके बाद पिशाच का कहना था कि वो जो भी कर सकता है उसने कर दिया है, अब हमें उस दरवाजे के पार जाना चाहिए। हम दोनों तो तैयार थे लेकिन हमें नहीं पता था वहाँ हमें क्या क्या करना होगा, कैसे बचना होगा। सफ़र काफ़ी लंबा हो सकता है और हमें ये भी नहीं पता था ये कैसी दुनिया है, कहाँ मौजूद है। क्या हम धरती पर ही होंगे या किसी और ही दुनिया में चले जाएंगे जहाँ भेड़िए ही भेड़िए होंगे, और क्या वहाँ पर हमारे लिए खतरा ज़्यादा होगा या कम? कोई जवाब हमें नहीं मिला था। उस भेड़िए की किताब में भी इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई थी, इतिहास की जानकारी थी बस। हम अब उस दरवाजे के सामने थे और उस ताले को भी हमने उस कुंडी से निकाल दिया था। उसके बाद उस दरवाजे के पार से सफ़ेद रंग की रोशनी आसपास से निकलती हुई दिख रही थी। ये पहला दरवाज़ा था जिसे हमने खोला और सामने हमें हरे रंग के पौधे नजर आने लगे। ये बांस के बड़े बड़े बम्बू से लग रहे थे जिन पर थोड़े थोड़े पत्ते आए हुए थे।
वो बहुत ज़्यादा नज़दीक थे और उनके बीच से निकल के जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने हाथ आगे बढ़ाया और उस बांस को थोड़ा एक तरफ कर दिया। वो थोड़े नरम थे इसलिए एक तरफ हो गए। दूसरे हाथ से मैंने वो रास्ता बना लिया था और उनके बीच से घिसट कर अब उस दरवाजे के मैं पार चला गया था और मेरा हाथ पकड़े हुए साइमन भी मेरे पीछे पीछे आए जा रहा था। घना बांस का ये जंगल दिख रहा था जो बहुत ज़्यादा मजबूती से जैसे थामे हुए था उस मिट्टी को। वो मिट्टी भी हमारी ज़मीन की तरह ही लग रही थी और उनके बीच से निकलकर जाने में परेशानी हो रही थी। क्या यहाँ पर इसी तरह पौधे लगे हुए हैं तो हमें एक एक कदम बढ़ाने में भी बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। बांस को हटाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रही थी, लेकिन कुछ मीटर आगे बढ़ने के बाद वो बांस का जैसे घना सा इलाका भी खत्म हो गया और सामने मैदान दिखने लगा था जहाँ बहुत सारे फूल लगे हुए थे। वो चमचमाते फूल ऐसा एहसास दे रहे थे कि हम धरती के किसी गार्डन में हैं और उनकी कटाई बहुत अच्छे तरह से की गई थी। लाल रंग के पौधे एक तरफ लगे हुए थे जबकि हरे रंग के पौधे एक तरफ लगे हुए थे। उस मैदान के आगे घने पेड़ दिख रहे थे। शायद वो आगे का इलाका जंगल का इलाका था। कुछ तो मैदानी इलाका दिख रहा था, वहां कुछ जंगली इलाका दिख रहा था। लेकिन हमें आगे बढ़कर पता करना था। यहाँ पर इंसान भी तो रहते हैं तो हमें कोई इंसान ढूंढना होगा। हम अब आगे चल रहे थे और यहाँ हमें सूरज नजर नहीं आ रहा था, फिर भी हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। किसी कमरे के अंदर का एहसास लग रहा था जहाँ रोशनी किसी कोने से आ रही हो। आसमान बिल्कुल सफ़ेद रंग का था और अब हम उस जंगल की तरफ बढ़ चले। जैसे ही हम उस गार्डन के पार पहुँचे उस जंगल में जैसे आवाज़ें हमें सुनाई देने लगी। ये पंछियों की आवाज़ें थी, जानवरों की आवाज़ें थी और यहाँ कुछ जानवर बहुत अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहे थे। अचानक एक आवाज़ ने हमारे कान खड़े कर दिए थे। भेड़िए के रोने की आवाज़। उस आवाज़ ने कुछ पल के लिए हमें डरा दिया था क्योंकि ये भेड़ियों की दुनिया है और यहाँ पर हमें खतरनाक से खतरनाक भेड़िए मिलने वाले हैं। इस आवाज़ ने जता दिया था वो नज़दीक ही हैं। थोड़ी देर बाद कई भेड़ियों की आवाज़ आने लगी। सब रो रहे थे। वहां उन आवाज़ों से पूरा जंगल गूंज चुका था और अब हमारी चाल भी तेज हो गई थी। हम अब उनसे थोड़ा दूर जा रहे थे ताकि उस दिशा में उनसे दूर पहुंचकर किसी इंसान को ढूंढ पाएं और आगे हमें 3 काले रंग के भेड़िए नजर आ गए जिनकी आंखें हमारी आंखों पर टिकी हुई थीं। वो शिकारी की तरह धीरे धीरे चलते हुए हमें जैसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। एक भेड़िया बिल्कुल हमारे सामने और 2 भेड़िए बिखर कर हमें जैसे घेरने की कोशिश कर रहे थे। उनसे बचने का रास्ता हमें नजर नहीं आया तो हमने कदम पीछे हटाने शुरू कर लिए। हमारे कदम पीछे हटते हुए उनके कदम आगे बढ़ रहे थे और वो हमें नज़दीक से फंसाने के लिए और करीब आ रहे थे। एक पेड़ के करीब पहुंचते ही हमें ऐसा महसूस हुआ कि कहीं भागने का कोई मौका नहीं मिलने वाला। वो भेड़िए बहुत ज़्यादा नज़दीक थे। वो भेड़िए अब गुर्राने लगे थे और उस आवाज़ से हम डरने लगे थे। तभी मैंने कहा, हम इस दुनिया से नहीं हैं, हम कहीं और से आए हैं, हमें यहाँ वो चाबी चाहिए। मैंने ये कहा था और वो अजीब सा चेहरा बनाने लगे थे, एक दूसरे को देखने लगे थे। मेरे करीब आकर उस काले भेड़िए ने सूंघना शुरू कर दिया। मेरे चोले को वो दांत गड़ाकर देख रहा था कि वो फटता है या नहीं, लेकिन वो लचीला सा चोला खींचता चला जा रहा था। मैं अब देख रहा था वो चोला रबर का बना है क्या। वो भेड़िया उसे काफी दूर तक खींच कर ले गया था और जब उसने वो चोला छोड़ा मैं भी पीछे गिर गया, जैसे किसी रबर के छोड़ने पर वो चीज़ गिर जाती है। उसके बाद वो भेड़िए फिर से करीब आए, हमें सूंघने लगे और उसके बाद वो भेड़िया मुझसे कुछ बोलने लगा था। ये आवाज़ किसी भेड़िए की नहीं बल्कि इंसानी आवाज़ लग रही थी, लेकिन इस भाषा को समझा नहीं जा सकता था। वो तीनों भेड़िए गुर्राते हुए कुछ बोल रहे थे और वो सब समझ से बाहर था। उसके बाद वो भेड़िए एक तरफ चल पड़े, लेकिन वो बार बार हमारी तरफ मुड़कर देख रहे थे जैसे वो हमारा इंतज़ार कर रहे हों। हम भी उनके पीछे चलने लगे क्योंकि जहाँ पर हम रुकते वो गुर्राना शुरू कर देते। वो हमें अपने साथ ले जाना चाहते थे। क्या वो हमारा शिकार करना चाहते थे? क्या वो हमें मौत के घाट तो नहीं उतार देना चाहते थे?
मन में सवाल तो कई थे, लेकिन अब कर कुछ नहीं सकते थे। वो शक्तिशाली भेड़िए थे जिनकी आंखों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। वो रंग बिरंगी सी रोशनी किसी को भी डरा सकती है, और वो जब आगे बढ़ रहे थे वो रोशनी आसमान में उठ रही थी, भले ही उनकी आंखें दूसरी तरफ थी। उनके पीछे चलते चलते हम उस जंगल के जैसे पार निकल आए थे। यहाँ सड़क देखकर जैसे आंखें चमकी, ऐसा लगा हम किसी शहर में पहुंच गए हैं। लेकिन वो सड़क हरे रंग की थी, जैसे किसी अजीब लकड़ी का इस्तेमाल किया गया हो इस सड़क को बनाने के लिए। आसपास वो लगे खंबे पेड़ों की लकड़ियों से बने हुए थे, लेकिन उनसे सफेद रंग की रोशनी निकल रही थी जो आसपास हर जगह छाई हुई थी। सामने शहरी इलाका था और घरों के डिजाइन बड़े ही अजीब से ज्यादा सीढ़ियां बनाई गई थी। वहां आसपास घरों के फट्टे लगे हुए थे जो चमकदार थे। वहां कई जगह बड़े बड़े पंजे बनाए गए थे। सामने एक बड़ा सा महल दिख रहा था जिनकी मीनारें ज्यादा ऊंची थी, और वो छोटी पतली सी मीनारें जो उसके नीचे बनी हुई थी वो जैसे एक जाल की तरह दिख रही थी। आसपास बड़े बड़े फूल लगे हुए थे, और इतने बड़े फूल मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। इतने बड़े तो हमारी दुनिया में पेड़ होते हैं जितने यहाँ पर फूल लगे हुए थे। उस बड़ी सी सड़क से चलते हुए हमें थोड़ी परेशानी हो रही थी। वहां बड़े बड़े से ठेले दिखे जो अपने आप चल रहे थे। ना तो उन पर कोई बैठा हुआ था और ना ही वो गाड़ियों जैसे लग रहे थे। बहुत सारा सामान लदा हुआ था जो अपने आप खींचे चले जा रहे थे। वहां कुछ इंसानों को भी देखा जो बड़ी तेजी से काम पर लगे हुए थे। कई भेड़िए देखे वहां पर जो रंग बिरंगे थे, आकार में बड़े छोटे थे। कुछ भेड़िए कपड़े पहने हुए थे जो खाल जैसे लग रहे थे। अजीब अजीब चीजें देखकर जैसे दिमाग घूम रहा था। ऐसा लग रहा था हम कोई फिल्म देख रहे हों जहां पर भेड़िए भी इंसानों की तरह हरकतें कर रहे थे। 2 पैरों पर खड़े हुए भेड़िए भी देखे जिन्होंने शरीर पर मशीनें सी पहनी हुई थी ताकि वो 2 पैरों पर खड़े हो पाएं। हमें उसके बाद काफी आगे तक ले जाया गया, एक बड़े से घर की तरफ, जिसके बाहर कांच तो लगा हुआ था लेकिन वहां खिड़की और दरवाजा कोई नहीं था। उन भेड़ियों ने छलांग लगाई और वो बड़े खड्डे को फांद कर जैसे आगे उस घर के अंदर पहुंच गए, लेकिन हम इतनी बड़ी छलांग नहीं लगा सकते थे। वो वहां पर गुर्राए जा रहे थे ताकि हम उनके पीछे आएं, लेकिन हम इतने बड़े खड्डे पर से छलांग लगाएंगे तो गिर ही जाएंगे ना। हम इसके पार नहीं पहुंच सकते, हम इंसान हैं। मैंने ये कहा, लेकिन उनकी भाषा समझ में आ ही नहीं रही थी। वो कैसे भेड़िए हैं, अजीब भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो कहा है वो करना तो होगा ही। उस खड्डे के अंदर से जैसे अजीब धुआं सा निकल रहा था और मुझे लगा अंदर कुछ जल रहा होगा। अगर छलांग सही नहीं रही तो उस खड्डे में ही गिरेंगे। मैंने तो आंखें बंद करके छलांग लगा दी और उस खड्डे के ऊपर से जैसे तैरते हुए मैं आगे पहुंच गया था। ऐसा लगा जैसे गुरुत्वाकर्षण वहां पर काम करता ही ना हो। उड़ते हुए आगे से हम यहां पहुंच आए। साइमन मेरे साथ ही था और उस घर के अंदर हम पहुंचे। बड़ा आलीशान सा घर था, लेकिन अंदर से भी डिजाइन बहुत अजीब से। खरोंचों के निशान तो हर जगह थे जो ये बता रहे थे ये भेड़िए आक्रामक हैं और बार बार यहाँ आसपास खरोंच देते होंगे। लेकिन इस घरों को क्या सच में इन भेड़ियों ने बनाया है या यहाँ पर रहने वाले इन इंसानों ने? मेरे मन में बहुत सवाल थे, जवाब देने वाला कोई नहीं। कोई इंसान बात तो करे। वहां सामने गोल आकार का टेबल था जिसमें बड़े से फट्टे नीचे की तरफ फंसाए गए थे और ऐसा लग रहा था ये बैठने के लिए है। वहां उन फट्टों पर बैठते ही वो टेबल काफी ऊंचा दिख रहा था। बस आंखें थी जो उस टेबल के ऊपर से निकल रही थी, बाकी तो हम नीचे ही थे। यहाँ इतने ऊंचे टेबल हैं और बैठने के लिए भी अजीब सा इंतजाम। वहां कुछ देर इंतजार किया। वो काले भेड़िए हमें वहां पर छोड़कर वहां से जा चुके थे। सामने से आता हुआ सफेद रंग का भेड़िया हमारे सामने उस टेबल पर चढ़ गया और हमसे बातें करने लगा। वो अजीब भाषा में कुछ बोल रहा था और उसका जवाब हम नहीं दे पा रहे थे। जैसे ही मैंने उससे कुछ कहा, हम कहां पर हैं, मुझे तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आ रही, उसने मेरी भाषा में बात करना शुरू कर दिया। इसके बाद वो भेड़िया कहने लगा, तुम इस भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना ये भाषा प्रतिबंधित है और कब से इसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया है।
मैंने कहा, मुझे इस भाषा के सिवा कोई और भाषा नहीं आती, बस यही भाषा आती है तो मैं इससे ही बात करूंगा। वो भेड़िया काफी समय तक हैरान था। तुम्हें वुल्फ लैंग्वेज क्यों नहीं आती? क्या तुमने पढ़ी नहीं है? मैंने कहा, नहीं, मुझे ये भाषा नहीं आती, मुझे बस यही भाषा आती है। वो कुछ समय तक हैरान था और उसके बाद उसने कहा, सच बताओ, तुम कहां से आए हो? मैंने कह दिया, उस दरवाजे का इस्तेमाल करके। मैं इंसान हूं, अपनी दुनिया से आया हूं, तुम्हारी भेड़ियों की दुनिया में। मेरी ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान था और कुछ समय तक वो वहीं बैठा सोचता रहा और कहने लगा, तुमने वो प्रतिबंधित दरवाजे का इस्तेमाल किया है? उसे तो हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था, तो उसे दोबारा खोला क्यों गया? आखिर दोबारा खोलने की क्या जरूरत पड़ गई और इतनी खास वजह क्या थी जो तुमने उस दरवाजे को खोल दिया है? मैंने भी उसे साफ साफ कह दिया, देखिए, हमारी दुनिया में आपकी दुनिया के भेड़िए कैदी हो चुके हैं और उन्हें बचाने का रास्ता एक चाबी है। उस चाबी को लेने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं और उस चाबी को लेकर हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें और कोई काम नहीं है यहाँ पर। लेकिन वो भेड़िया काफी गुस्से हो रहा था और उसने कहना शुरू कर दिया, तुम्हें क्या लगता है यहाँ आने के बाद तुम्हें वापस जाने दिया जाएगा? तुम हमारे कैदी बनकर रहोगे, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। और तुम्हें पता है ना, प्रतिबंधित दरवाजे का इस्तेमाल करने वाले को यहाँ निष्कासित कर दिया जाता है। अरे माफ करना, तुम्हें तो ये पता नहीं होगा ना। वो जो भी भेड़िए हैं तुम्हारी दुनिया में जा चुके हैं, उन्हें तो यहाँ से निष्कासित कर दिया गया होगा, यहाँ से उसके सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए गए होंगे। तो वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। भले ही तुम्हारी दुनिया में वो कैदी हों, वो मर जाएं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुमने उस दरवाजे से यहाँ आने की गलती की है और यहाँ तुम्हें सजा मिलेगी। इसके बाद वो वहां से जा चुका था। कई भेड़िए हमारे पास आए और हमें एक खास जगह पर पहुंचाया गया। यहाँ छोटे छोटे घर थे जो हमारे इंसानी घरों जैसे लग रहे थे। वहां पर बहुत सारे इंसान थे और उनके बीच हमें छोड़ दिया गया। ये तो अच्छी बात है ना, लेकिन उसने कहा था हमें सजा मिलेगी। आखिर सजा का प्रावधान क्या है? वो भेड़िए वहां से जा चुके थे और अपने लोगों के बीच काफी ज्यादा खुशी मिल रही थी। वो लोग लकड़ी के काम पर लगे हुए थे, घरों को बनाने में लगे हुए थे, वो सड़कों को ठीक करने में लगे हुए थे। कुछ लोगों से बात करने के बाद हमें पता चला यहाँ पर कैदियों को ये सजा दी जाती है और यहाँ काम करना ही सजा होता है। इससे बड़ी सजा यहाँ पर नहीं दी जाती और अगर किसी ने ज्यादा बुरा किया हो तो यहाँ तक वो पहुँचता नहीं, उसे पहले ही मार दिया जाता है। वो सब हमसे जानना चाहते थे कि हमें किस चीज की सजा मिली है। वो 4 लोग थे जो हमारे सामने खड़े होकर हमसे इंसानी भाषा में बात कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज बहुत नीचे थी। वो जानना चाहते थे कि हम इस भाषा को क्यों इस्तेमाल में ला रहे हैं। कुछ समय पहले इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन इंसान आपस में अब भी इसी भाषा में बात करते थे। मैंने जैसे ही कहा हम इंसानी दुनिया से आए हैं, सब हैरान हो चुके थे। तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? वो दरवाजे को तो प्रतिबंधित कर दिया गया था तुम्हारी दुनिया से, उसके बाद भी तुम इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? तो मैंने कहा, हमें बस एक चाबी चाहिए जो उस दरवाजे को खोलती हो। भेड़ियों की दुनिया में वो चाबी हमें कहां से मिलेगी हमें नहीं पता। हम कुछ नहीं जानते इस दुनिया के बारे में। हमें यहाँ पर कैदी बनाकर छोड़ दिया गया है। क्या तुम इसके बारे में जानते हो? वो लोग कहने लगे थे, हम यहाँ पर अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ सबको समान अधिकार दिया गया है, लेकिन फिर भी ये भेड़िए हमसे ज्यादती करते हैं। इनकी जनसंख्या ज्यादा है, इंसान बहुत कम है, लेकिन ये हमसे ज्यादा मांगते हैं, हमसे ज्यादा काम करवाते हैं और कम मिलता है। लेकिन भेड़िए खुद तो बहुत ज्यादा अय्याशी करते हैं। यहाँ पर और जानवरों को भी जो दिमाग में कम है अपने काम पर लगाया जाता है और हम सब अपने हक के लिए इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। इसीलिए हमें यहाँ कैदी बनाकर छोड़ दिया गया है। लेकिन अब हम धीरे धीरे जीत रहे हैं। जैसे जैसे हमारे हक हमें मिल रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं उनकी ये कहानियां सुनना नहीं चाहता था। मैं उस दुनिया की जानकारी भी नहीं चाहता था। मुझे तो बस वो चाबी चाहिए थी जो इस दुनिया में मिलती है, लेकिन कहाँ मिलती है मुझे नहीं पता। मैंने उसके बाद उन लोगों से पूछा, चाबी जो भेड़ियों को वहां शाप से आजाद करवा पाए, कौन सी चाबी होती है? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें पता ही नहीं था। हमें किसी और से जानना था और वो कौन होगा ये भी हम नहीं जानते थे। कई लोगों से बात की हमने, लेकिन वो भेड़िए हम पर नजर रख रहे थे। उन घरों के ऊपर वो भेड़िए बैठे हुए थे और कुछ तो सो रहे थे।
उन्हें जैसे फर्क ही ना पड़ता हो कि नीचे क्या चल रहा हो। लेकिन कुछ भेड़ियों की नज़र हम पर थी। वो हमारा पीछा करते रहे, हम किससे मिल रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, और हम जैसे ही ज़्यादा बात करते तो वो पीछे से वो आवाज़ें करने लगते। वो सीटी जैसी आवाज़ उनके गले से निकल रही थी और उस आवाज़ को सुनते ही सब लोग सन्न हो जाते और अपने काम पर लग जाते। वार्तालाप वहीं पर खत्म हो जाता। उसके बाद किसी और इंसान को ढूंढना पड़ता। इन्हीं इंसानों के बीच एक सफेद रंग का बूढ़ा सा भेड़िया भी काम पर लगा हुआ था। वो इंसानों की तरह 2 पैरों पर मशीन के सहारे खड़ा था और काम कर रहा था। वो काफी थका हुआ भी लग रहा था, लेकिन फिर भी भेड़िए आसपास से गुर्राते उसे काम पर दोबारा लगा देते। हमें शायद कोई काम नहीं दिया गया था, इसलिए हम यहाँ घूम सकते थे, लेकिन जैसे ही हमें काम मिल जाता तो हमें उसमें फंसना पड़ता। उससे पहले हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटा लेनी थी। हम उस सफ़ेद भेड़िए के पास गए जब बाकी भेड़िए उससे दूर जा चुके थे। हमने उससे बात शुरू कर दी, लेकिन वो भेड़िया पहले किसी और भाषा में बात करता रहा। हम उस भाषा में बात नहीं कर पा रहे थे तो वो हमारी भाषा में बोलना शुरू हो गया। उसकी आवाज़ काफ़ी मध्यम थी और उसके चेहरे के करीब जाकर वो आवाज़ सुनाई दे रही थी। बूढ़ा होने के कारण वो थकान महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी वो हमसे बहुत कुछ जानना चाहता था। मैंने भी अपनी दुनिया का बताना शुरू कर दिया कि हम वहाँ से आए हैं, इसलिए हमें यहाँ कैदी बना लिया गया। हमें बस वो चाबी चाहिए, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे, हमें और कोई काम नहीं है। तो उस भेड़िए ने हमें इस दुनिया की जानकारी देना शुरू कर दिया। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है इस दरवाजे को पार करके आए हो तो कहाँ आए हो? कोई और दुनिया है? कोई और ब्रह्मांड है? नहीं, ये वही गैलेक्सी है। हमारी इसी गैलेक्सी का एक ग्रह तुम्हारी धरती है और एक ग्रह यह है। वो दरवाजे सिर्फ ब्रह्मांड के द्वार हैं जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक ले जाते हैं। यहाँ भेड़ियों की दुनिया है। इसी तरह और भी कई ग्रह हैं जहाँ पर जीवन है और उनके रास्ते एक दूसरे से जोड़े गए हैं। यहाँ पर जो आसमान में सफ़ेद रोशनी दिख रही है वो कई तारों के मिलन से है। जब सूरज चढ़ेगा उसके बाद देखना यहाँ कितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है और उस समय काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी हम काम पर लगे रहते हैं। मैंने सुना है तुम्हारी धरती पर इंसान ज़्यादा हैं और भेड़ियों की संख्या बहुत कम है। भेड़िए बात भी नहीं कर पाते। उसके बाद मेरा सवाल था कि वो चाबी कौन सी चाबी है जो भेड़ियों को बचा सकती है? क्या ऐसी चाबी के बारे में आपने सुना है? तो वो बूढ़ा भेड़िया कुछ समय के लिए चुप हो गया, इधर उधर झांकने लगा और कहने लगा, ये सच्चाई मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ बहुत कम इंसानों को बताई जाती है। एक ऐसी चाबी जो तुम्हारी दुनिया में शक्तियों को संजो सकती है, वो चाबी यहाँ पाई जाती है। वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तुम्हें पता है वो चाबी कहाँ से निकलती है? भेड़िए की हड्डी से। हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल बीच में एक छोटी हड्डी है और वो बिल्कुल चाबी के आकार की है। उसे भेड़िए की दुनिया की चाबी कहा जाता है। हमारी इस दुनिया में उसका खास काम नहीं है, बस वो हड्डियों का ढांचा है जो धीरे धीरे खराब हो जाती है। लेकिन तुम्हारी दुनिया में जाकर उसमें भेड़िए की शक्ति आ जाती है और वो ऐसे दरवाज़ों को खोल सकती है जो शापित हैं। इसीलिए यहाँ से उस चाबी को तुम्हारी दुनिया में लाने नहीं दिया जाता, उस सच्चाई को बताया तक नहीं जाता। तुम्हें उस चाबी की ज़रूरत होगी। तुम उस चाबी का इस्तेमाल क्या करोगे? मैंने कहा, हमारी दुनिया में भेड़िए हैं जो शाप के कारण फंसे हुए हैं। वो दरवाजे के पार हैं, हमारे उस घर की 4 दीवारी के बाहर बंद है, उस दरवाजे के अंदर नहीं आ पाते। इस चाबी के सहारे उन्हें अंदर लाया जाएगा और तुम्हारी इस दुनिया में भेजना चाहते हैं हमने। हमारे यहाँ शाप के कारण साइमन के पिता को वहाँ बंदी बना लिया गया है। वो उन भेड़ियों से जुड़ चुके हैं, उनके गुलाम बन चुके हैं, उन्हें आज़ाद कराना है। तो वो सफ़ेद भेड़िया कहने लगा था, चाबी तुम्हें किसी भेड़िए को मार कर लेनी होगी और मैं इसके लिए तुम्हें इजाज़त नहीं दे सकता। किसी भेड़िए को क्यों मारोगे तुम? किसी अपने को बचाने के लिए किसी दूसरे की बलि देना सही होता है? मैं और साइमन दोनों निराश हो चुके थे। हमें किसी भेड़िए को मारना होगा उस चाबी को निकालने के लिए, लेकिन ऐसा काम हम नहीं करना चाहते। भले ही साइमन के पिता को बचाने का रास्ता है, लेकिन अगर उस रास्ते में किसी को मारना पड़े तो हम ये काम नहीं करना चाहेंगे। कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? उस चाबी को किसी और रास्ते से पाया नहीं जा सकता? तो वो सोचने लगा था, भेड़ियों का कब्रिस्तान। तुम्हें भेड़ियों के कब्रिस्तान में लाश को निकालना होगा
उसकी रीढ़ की हड्डी से उस चाबी को निकाला जा सकता है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा सिक्योरिटी उस भेड़िए के कब्रिस्तान पर ही होती है ताकि चाबियों को निकाला ना जा सके। यहाँ भेड़िए बहुत समझदार हैं, अपनी दुनिया के भेड़ियों की तरह मत समझना। यहाँ बहुत काली शक्तियों का इस्तेमाल किया जाता है और वो भेड़िए की इस चाबी के अंदर ही है। कई काली शक्तियां उस कब्रिस्तान के आसपास घूमती हैं, इसीलिए उन्हें सिक्योरिटी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तुम्हें उस कब्रिस्तान में जाकर एक भेड़िए के अंदर से वो चाबी निकाल कर लानी होगी, उसके बाद तुम अपनी दुनिया में जा सकते हो। इसके बाद मैंने कहा, लेकिन इन भेड़ियों से कैसे बचेंगे? क्या यहाँ कैदी बाहर भाग सकता है? तो वो भेड़िया हंसने लगा। कैदी? यहाँ यही कैद है। अगर कोई भागना चाहता है तो वो भाग सकता है। यहाँ किसी को बंदी बनाकर नहीं रखा जाता। बस कोई भाग जाए, कहीं और पकड़ा जाए तो वहां पर बंदी बना लिया जाता है, वहां से भाग जाए तो कहीं और बंदी बना लिया जाता है। यहाँ ऐसी ही दुनिया है। तुम्हारी दुनिया की तरह जेल के अंदर डालकर किसी को सड़ाया नहीं जाता। आज़ादी हर किसी का अधिकार है और अगर किसी ने जुर्म बहुत बड़ा किया है तो उसे मौत मिलती है। यहाँ छोटी सजा ऐसी ही होती है। हम तुम्हारे इंसानों की तरह कोई बड़ी सजाएं नहीं देती बेवजह। इसके बाद हमें वो राज तो पता चल गया था कि चाबी कहाँ से लेनी है, लेकिन वो बूढ़ा भेड़िया हमें सतर्क किए जा रहा था। वहां जाना मौत को बुलावा देना ही है, लेकिन हमें वहां पर जाना तो था ही। इन घरों के पार जब जंगल का अगला इलाका शुरू होता है, वहां पर रोशनी बहुत कम हो जाती है क्योंकि पेड़ काफी ऊंचे हैं। उन पेड़ों के बीच से निकलकर जाते हैं आगे एक बड़े मैदान में जहां इन भेड़ियों का कब्रिस्तान है। वहां सिर्फ भेड़िए ही जा सकते हैं। भेड़ियों को दफनाने के लिए इंसान वहां नहीं जा सकते, उन काली शक्तियों का सामना नहीं कर सकते। इसीलिए चाबियों को वहीं पर संजो कर रखा जाता है। वो धीरे धीरे मिट्टी में गल जाती हैं। नए भेड़ियों को दफनाया जाता है। कुछ समय के लिए उनकी हड्डियां धीरे धीरे गल रही होती हैं, तभी उस चाबी को निकालना होता है। वहां उस दिन रोशनी बढ़ना शुरू हो गई थी। हमें अब उसी कब्रिस्तान की तरफ जाना था और रोशनी बढ़ने के कारण तापमान भी बढ़ रहा था। हमें बहुत ज़्यादा पसीना आने लगा था। सब भेड़िए, सब इंसान घरों के अंदर दुबकना शुरू हो गए थे। हमें लगा कि यही मौका है। उस सफ़ेद भेड़िए से विदा लेकर हम उस कब्रिस्तान की तरफ बढ़ चले थे। उन पेड़ों को पार करते ही सामने वो कब्रिस्तान दिख रहा था। वहाँ छोटी छोटी ढेरियाँ बनी हुई थीं जिनके नीचे ज़रूर ही उन भेड़ियों को दफनाया गया होगा। लेकिन हमें डर था कि यहाँ पर वो काली शक्तियाँ क्या हैं। वो काफ़ी दूर से दिख तो रहा था, लेकिन करीब जाने का मन नहीं कर रहा था। हमें ऐसे खतरे से खेलने की आदत नहीं है, इसलिए हमारी टांगें ज़रूर कांप रही थी। लेकिन फिर भी साइमन की आंखों को देखकर मुझे लगा उसके पिता को बचाने का रास्ता अगर है तो हमें वो अपनाना ही चाहिए। हम धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस कब्रिस्तान के पास पहुंच आए थे। वहां पर महसूस हुआ वो पेड़ थोड़े हिल रहे हैं। उनकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी और वो जैसे छोटे छोटे जीवों की तरह हिल रही थी। उनके अंदर से कीड़े निकल रहे थे। क्या यहाँ पेड़ों को भी कीड़े लगे हुए हैं? उनके पत्ते बार बार रंग बदल रहे थे। जैसे ही हम उन पेड़ों के पास गए, उनकी जड़ों ने हमें दबोच लिया था, हमारे पैरों को पकड़ लिया था और उसके बाद उनकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी। हमें वहां से निकलना था। ये पेड़ उन काली शक्तियों के कारण जरूर इस कब्रिस्तान की रक्षा कर रहे होंगे। कोई भी इन पेड़ों को पार करके शायद आगे नहीं पहुंच पाता होगा, लेकिन हमें ये करना होगा। पहले इन पेड़ों की जड़ों से तो बचना है। वो पकड़ मजबूत कर रहे थे, लेकिन फिर भी खींचकर उन्हें खोला जा सकता था तब तक जब तक कई पेड़ों ने हम पर हमला करना शुरू नहीं कर दिया। कुछ हमारे बाजुओं को पकड़ रहे थे, कुछ हमारी टांगों को पकड़ रहे थे, कई पेड़ अपनी तरफ खींच रहे थे। इसी बीच शरीर भी खींचना शुरू हो गया था। तब दर्द का एहसास होना शुरू हो गया था। बार बार हाथों का इस्तेमाल करके उन जड़ों को शरीर के हिस्सों से निकालते, लेकिन कुछ जड़ें और आती, हमें पकड़ लेती। अब ऐसा लग रहा था बचने का कोई रास्ता ना हो। तभी मन में ख्याल आया, हमें ये चोला और ये कवच क्यों दिया गया है? अगर ये चोला और कवच हमारी रक्षा ही नहीं कर सकता तो इसकी जरूरत क्या है? तभी वो बात याद आई जो उस पिशाच ने कही थी।
इस चोले को पहनना है, इस टोपी को सर पर चढ़ाना है, उसके बाद तुम्हारी मदद खुद ब खुद होगी। वहां मैंने भी उस चोले की टोपी को चढ़ा लिया और साइमन को भी इशारा किया, हमें ये करना होगा, हमने अब तक ये नहीं किया। जैसे ही उस चोले की टोपी को हमने चढ़ाया, हमारे इस चोले से जड़ें निकलने लगी थी। इस चोले से वैसी ही जड़ें जैसी उन पेड़ों से निकल रही थी। हमारी ये चोले से निकली हुई जड़ें पानी के रंग की थी, उनके आर पार देखा जा सकता था और वो उन जड़ों से लिपटती और जैसे उनको खुद में समा लेती। उन जड़ों को मरोड़ मरोड़ कर तोड़ रही थी इस चोले की जड़ें और धीरे धीरे पेड़ों की वो जड़ें कट कट कर गिरना शुरू हो गई थी। हमारा ये चोला किसी शैतान से कम दिख नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था बड़ी सी मकड़ी बन गई हो जिसकी बहुत सारी पानी वाले रंग की टांगें थीं जो सबको काटे जा रही थी। वो पेड़ खुद ब खुद एक तरफ होकर हमारे लिए रास्ता बनाने लगे थे क्योंकि वो मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। उनकी जड़ें इतनी ज़्यादा कट चुकी थी कि वो भी मरने के कगार पर थे। कुछ जड़ें थी जो ज़मीन में समाई हुई थी, अगर उन जड़ों को भी काटा जाता तो वो पेड़ मर जाते। इसीलिए उन्होंने जड़ें एक तरफ की और हमारे लिए रास्ता बना दिया। वो झुके हुए पेड़ इस बात का प्रमाण थे कि हमारे आगे जाने का रास्ता बन चुका है, अब वो हमें परेशान नहीं करने वाले। जैसे ही हमने वो कदम रखा कब्रिस्तान के अंदर, काले रंग की उड़ती हुई परछाइयां दिखीं। वो चमगादड़ के परों जैसे उड़ रहे थे। वहां एक चेहरा दिख रहा था जो सफेद रंग का था और उनके लंबे लंबे दांत थे। वो हमारे करीब से निकलते और हमारा चोला बार बार हमारी रक्षा करता। वो ऐसा ही किए जा रहे थे और उसके बाद वो 5 थे जो सामने हवा में उड़ते हुए खड़े हो गए थे। अब वो कुछ करने वाले थे। उन्होंने हाथ हवा में घुमाना शुरू कर दिया और उनके हाथों में आग लग चुकी थी। एक उस उड़ने वाली परछाई ने छोड़कर आग हमारी तरफ मारी। वो आग हमारे करीब ही गिरी और वहां मिट्टी बिल्कुल काली हो गई। ये आग के गोले हमारी तरफ बरसा रहे थे और उनसे बचने के लिए मैं और साइमन भागे जा रहे थे। वो काली परछाइयों ने अपना रूप बड़े बड़े चमगादड़ों की तरह बना लिया था। उड़ने वाले वो चमगादड़ आग को फेंके जा रहे थे जिनसे बचने में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। एक आग का गोला जैसे ही हमारे चोले पर पड़ा, चोले को भी आग लगना शुरू हो गई थी। चोला फड़फड़ा रहा था, उसकी टांगें बार बार अंदर की तरफ जाती, कभी बाहर की तरफ निकलती। हमने समझ लिया था ये चोला हमारी रक्षा ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएगा, हमें इस आग से बचना ही होगा। उस बड़े से कब्रिस्तान में भागते हुए हम बच रहे थे, कभी उन बड़ी बड़ी दीवारों के पीछे छिप रहे थे जो कब्रों के ऊपर लगी हुई वो ईंटों से बनी हुई थी। वहाँ दूर दूर तक कई कब्रें दिख रही थी और उनकी ईंटों के पीछे छिपते हुए हम बचने की कोशिश कर रहे थे। वो 5 अजीब से चमगादड़ आग को फेंक कर हमें जलाना चाहते थे और उनसे बचकर ही हम इन कब्रों को खोद सकते थे। आगे हमें और क्या करना होगा हमें नहीं पता था। उसके बाद मेरे मन में ख्याल आया, इस कवच से कुछ तो होगा, क्या ये कवच हमारी रक्षा करेगा? मैंने उस चोले की टोपी को नीचे की तरफ कर दिया तो वो चोले से निकली हुई टांगे भी अंदर चली गई और वो साधारण सा कपड़ा बन गया जो बस हमारा शरीर दिखा रहा था। उसके बाद वो आग के गोले हम पर बरस रहे थे और उनसे बचने के लिए हमारे उन कवच के ऊपर हाथ का निशान बना हुआ था। मैंने उस हाथ के निशान पर अपना हाथ रखा और उससे जैसे नीले रंग की रोशनी निकलने लगी। वो कवच हमारे शरीर के आसपास नीले रंग में फैल गया था। एक बड़ा सा गोला हमारे शरीर के आसपास बन चुका था। वो बरसती हुई आग उस गोले के अंदर नहीं पहुंच रही थी, लेकिन उस गोले से टकराकर वो आग उसी तरफ जा रही थी जहां से वो आती थी। वो 5 चमगादड़ जैसे जीव बार बार आग फेंके जा रहे थे जो उस कवच से टकराकर उन्हीं पर बरस रही थी। धीरे धीरे आग जब उनको जलाना शुरू हो गई तो वो भी तड़पते हुए वहां से भागने लगे। अब वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। हम पर किया गया हमला उन्हीं के खिलाफ जाता और उसके बाद उन चमगादड़ों ने आग को बरसाना बंद कर दिया। जले हुए शरीर से वो तड़पते हुए हम पर अब हाथों से हमला करना चाहते थे। उससे बचने का रास्ता हमें पहले ही पता था। हमने जैसे ही उस चोले की उस टोपी को पहना, उससे निकलने वाली बड़ी बड़ी टांगें उन चमगादड़ों को नोचना शुरू हो गई थी। अब ना तो वो आग से हमारा नुकसान कर पा रहे थे, ना ही उस बड़े से शरीर के नाखूनों से हमें खरोंच पा रहे थे, बल्कि खुद ही नोचे जा रहे थे।
वो किसी तरह हमसे बचते हुए उस कब्रिस्तान से भागे थे। हमने उन काली शक्तियों को इस तरह से रोका था और मुझे पता था उस पिशाच ने समझदारी से हमें ये 2 चीज़ें दी हैं हमारी रक्षा के लिए, और इसने हमारी रक्षा कर दी थी। वहाँ बहुत सारी कब्रें थी और नई कब्र को पहचानने में ज़्यादा समय नहीं लगा। मिट्टी की वो ताज़ा ढेरी जिसे खोदने में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला था। आसपास कई औजार थे। वो औजार जैसे सफ़ेद रंग की हड्डियों से बने हुए थे, कुछ अजीब अजीब से ढांचे। शायद यहाँ ऐसे औजारों का इस्तेमाल होता होगा। वहाँ उन भेड़ियों के पंजों में फिट होने वाले औजार रखे गए थे, इसीलिए उन्हें खोदने में इस्तेमाल करना काफ़ी मुश्किल भरा हो रहा था। हम तो इंसान हैं, हमें तो पकड़ने के लिए लंबा सा डंडा चाहिए होता है, लेकिन वहाँ तो अजीब अजीब तरह के आकार बने हुए थे। उस मिट्टी को खोदने में 1 घंटे से ज़्यादा का समय लगा होगा। उसके बाद अंदर से वो लाश निकली जिससे बदबू बहुत ज़्यादा फैल गई थी। वहाँ बहुत ज़्यादा कीड़े थे जो उस भेड़िए के मांस को खा रहे थे। हाथ से उन्हें पीछे नहीं किया जा सकता था, तो आसपास पड़े और औजारों का इस्तेमाल किया। उन कीड़ों को हटाया। हड्डियाँ दिख रही थी, लेकिन रीढ़ की हड्डी के बीच की वो चाबी ढूंढने में थोड़ा ज़्यादा समय लगा। वो थोड़ा थोड़ा चमक रही थी और रीढ़ के बीच में वो साफ दिख रही थी। साफ करके उस रीढ़ के अंदर की वो चाबी निकाली और ऐसा लग रहा था वो कोई जादुई चाबी हो। हाथ में रखते ही अजीब सा एहसास होने लगा था। उसके अंदर की शक्ति महसूस की जा रही थी जो इस दुनिया में किसी काम की नहीं है। उस अकेली चाबी की शक्ति दूसरी दुनिया में काम की होती है, अपनी दुनिया में किसी काम की नहीं होती। वो चाबी को लेकर हम उस कब्रिस्तान से बाहर आ गए थे। उस जंगल को पार करने में भी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि हमने उस चोले की टोपी को पहन रखा था और उसके अंदर से निकलने वाली जड़ों को देखकर वो पेड़ खुद ही रास्ता देना शुरू हो गए थे। वो कटना नहीं चाहते थे, इस बड़ी शक्ति से उलझना नहीं चाहते थे। और ये भेड़ियों की दुनिया है, यहाँ पेड़ों के पास ज़्यादा शक्ति नहीं है, बस कुछ अजीब से ज़रूर है। ये काली शक्तियों के कारण ऐसे बने होंगे, वरना उस जंगल में और भी पेड़ थे जो बिल्कुल साधारण पेड़ों की तरह थे। यहाँ उस जंगल में हमें और भी कई जानवर दिखे, कुछ खरगोश, सूअर, जबकि अजीब अजीब लंबी टांगों वाले वो मकड़े भी दिखे थे। यहाँ नई तरह के जानवर भी थे, कुछ देखे देखे भी लग रहे थे, कुछ हाइब्रिड लग रहे थे। उन्हें देखते देखते हम उसी शहर में पहुंचाए थे और उस बूढ़े के पास आकर जैसे ही उसे वो चाबी दिखाई, वो भौं चक्का सा रह गया। तुमने ये कर लिया? लेकिन कैसे? उन काली शक्तियों का मुकाबला तुमने इतनी आसानी से कर लिया? तुम तो बड़े ताकतवर महसूस होते हो, तो तुम्हें कैदी कैसे बना लिया गया था? हम दोनों हंसने लगे थे। ये एक राज है जो हम बताना नहीं चाहते। दोबारा मिलेंगे तो जरूर बताएंगे, अभी हमें जाना होगा, जरूरी काम पड़े हैं हमारे। ये कहकर हम आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन वो सफेद भेड़िया गुर्राने लगा था और उसने एक टांग निकालकर हमारा रास्ता रोक लिया था। बच्चों, ध्यान रखना, ये चाबी इस दुनिया में ज्यादा काम की नहीं है। तुम्हारी दुनिया में ये असीम शक्ति को समाये होती है। भेड़ियों के अंदर से निकलने वाली चाबी, भेड़िए की शक्ति को इसमें समाते हुए कभी देखना मत। इस शक्ति को गलत हाथों में मत पड़ने देना, बस अपना काम करना और इसे संभाल कर रखना। और अगर मुमकिन हो तो इस दुनिया में छोड़ जाना, अपनी दुनिया में मत रखना इसे। हमने भी मुस्कुराते हुए उससे विदा ली, क्योंकि ऐसी शक्ति को हम संभाल सकते हैं। मैं और साइमन बहुत ज़्यादा खुश थे और उसके बाद उस शहर को पार करके हम जंगल की तरफ जा रहे थे। कई भेड़िए बार बार हमें पकड़ने की कोशिश करते, लेकिन हम वहाँ से भाग ही निकलते। ये भेड़िए सूंघने में तेज थे, लेकिन इन्हें चकमा दिया जा सकता था। यहाँ भेड़िए काफ़ी समझदार हैं। काफ़ी देर तक भागने के बाद वो खुद ही वापस मुड़ जाते थे, ताकि उन्हें समय बर्बाद ना करना पड़े। जो भी जंगल में जाना चाहता है चला जाए, वो पकड़ने की ज़्यादा कोशिश नहीं करते। उन बांस के बड़े बड़े पौधों के बीच से कोई रास्ता दिख नहीं रहा था, लेकिन हम यहीं से आए थे। वो जगह पहचानी सी थी। उन बांस के पौधों के बीच से निकलते हुए हम आगे बढ़ते गए। जैसे ही सामने वो पत्थर का दरवाज़ा सा दिखा, मुझे लगा वो तो लकड़ी का दरवाज़ा था, इस जगह पत्थर का दरवाज़ा बना हुआ है कोई। हमने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की और वो सामने वाली घर की गली दिखी। ये हमारा वही दरवाज़ा था जिसे पार करके हम दोनों घर के अंदर पहुंच आए थे। उसके बाद मैंने जल्दबाजी में उस दरवाजे को बंद कर दिया था
वो ताला नीचे गिरा हुआ था। मैंने उसे कुंडी में तो फंसा दिया, लेकिन पूरी तरह से ताला लगाया नहीं, क्योंकि उसे खोलने के लिए दोबारा भेड़िए के बाल की जरूरत पड़ती और वो बाल नीचे बिखरे हुए थे। कहीं यहीं से दूर चले गए तो ये दरवाजा दोबारा खुल नहीं पाएगा। हम अब भागते हुए उस दरवाजे की तरफ जा रहे थे। हमें उस गेट को उस चाबी से खोलना था और इस दुनिया में आते ही ये चाबी लाल रंग से चमकने लगी थी। इसके अंदर से लाल रोशनी निकल रही थी जो काफी तेज थी। हाथ पर रखते ही थोड़ा थोड़ा तपिश का एहसास, जैसे ये धीरे धीरे गर्म हो रही हो। हमने उस पिशाच से बात तक नहीं की और घर से बाहर निकल आए। उसके बाद जल्दी जल्दी भागते हुए उस गेट की तरफ पहुंच आए। काफी देर गेट के सामने इंतजार किया और एक कदम उस जंगल के थोड़ा अंदर भी रखा। भेड़िए धीरे धीरे उस जंगल से बाहर निकले और वो काला चोला पहने वो साइमन के पिता भी वहां पर पहुंच आए थे, जो हमारी तरफ घूर रहे थे। मैंने जल्दबाजी में वो चाबी दिखाई। ये देखिए, चाबी ले आए हम। मैंने उस गेट को उस चाबी से खोल दिया था और जैसे ही वो गेट को खोला, हमारे अंदर से वो सफेद रोशनी गेट को संभाले हुए थी, जिसका रंग लाल हो गया था। अब उस गेट को खोलते ही धीरे धीरे भेड़ियों के कदम उस गेट के पार गए। सफेद रोशनी फिर से निकली जिनसे वो भेड़िए मर सकते थे, लेकिन इस बार उस सफेद रोशनी ने जैसे उन भेड़ियों के अंदर से अजीब सी काले रंग की धुएं जैसी शक्ति को पीछे थामे रखा और एक एक करके वो भेड़िए हमारे गेट के अंदर आ गए। वो 5 से 10 भेड़िए वहां गेट के अंदर आ गए थे और उसके बाद वो काला चोला पहने वो परछाई जो साइमन के पिता की थी, वो चोला उसके शरीर से झड़ चुका था। साधारण इंसान दिखने लगे थे वो, जो जमीन पर गिरकर रोने लगे थे। वो भेड़िए अब हमसे बात कर रहे थे। धन्यवाद, तुमने हमें बचा लिया। तुम हमारी दुनिया से हमारी चाबी ले आए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पता है इसका नुकसान तुम्हें क्या होगा, लेकिन फिर भी हम तुम्हारा धन्यवाद करना चाहते हैं। माफ करना, हम भविष्य में तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। वो रास्ता अब खुल गया है, लेकिन अब हम अपनी दुनिया में रहना चाहेंगे। तुम्हें अपने लिए नए रास्ते खुद बनाने होंगे। मैंने शब्दों को समझ नहीं पाया। मैं बस साइमन की खुशी देख रहा था जो अपने पिता को गले से लगाने पर उसे मिल रही थी। वो भेड़िए भागते हुए घर के अंदर गए। उन्होंने वो दरवाजा खोला और वो उस दरवाजे के पार अपनी दुनिया में चले गए थे। उससे भी मैं खुश था, लेकिन वो कहना क्या चाहते थे? साइमन के पिता उस गेट को पार करते ही घर के अंदर आ गए थे और उनसे भी वो काली रोशनी पीछे ही छूट गई। वो बिल्कुल ठीक थे और मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में वो आंसू थे। वो मुझसे कुछ कहना चाहते थे। साइमन को गले लगाने के बाद वो मेरे करीब आए और कहने लगे, तुम ये चाबी को ले आए, अब इसे अपने पास रखना, लेकिन इन पेड़ों का कुछ करना होगा। वो गेट के पार वो जंगल में लगे पेड़ हरकत करने लगे थे। जमीन में दरारें आने लगी थी। जहां पर हम खड़े थे जमीन में दरारें आनी शुरू हो गई थी। जमीन के अंदर से लाल रोशनी निकल रही थी। साइमन के पिता ने हम सबको पीछे कर दिया था। घर के बहुत करीब आ गए थे। उन पेड़ों के बीच जमीन फट रही थी। जमीन के अंदर से जैसे दरारों से रोशनी निकल रही थी, कोई रास्ता खुल रहा था। साइमन के पिता कहने लगे, ये शुरुआत हो चुकी है। पंचसूत्र जिंदा हो रहा है। तुमने उस दरवाजे को खोलकर पंचसूत्र की पहली चाबी को इस दुनिया में लाने का वो अंजाम कर ही दिया है। अब तुम्हें पेड़ों की दुनिया से उस चाबी को लाना होगा, वरना ये पेड़ भी इस लाल रोशनी को समाते चले जाएंगे और धरती के 2 फाड़ हो जाएंगे। ये पेड़ धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाएंगे और इस दुनिया को इंसानों की दुनिया नहीं, पेड़ों की दुनिया कहा जाएगा। ये शापित पेड़ हैं जो इस दरवाजे के बाहर हैं। तुम्हें वो चाबी लानी होगी। तुम्हें वो चाबी लाकर इस गेट को दोबारा खोलना होगा। वो दूसरी चाबी, वो दूसरे दरवाजे से पेड़ों की दुनिया में जाना होगा तुम्हें। वहां पेड़ों के कारण जमीन में दरारें आ चुकी थी और ये दरारें सिर्फ इस 4 दीवारी के अंदर ही थी।
बाहर हिलते हुए पेड़ बयां कर रहे थे ये शैतानी पेड़ हैं, उनसे निकलने वाली जड़ें जैसे उस गेट को पार ना कर पा रही हों। लेकिन जमीन में आई उन दरारों से छोटे छोटे पौधे निकलना शुरू हो गए थे जो हरकत कर रहे थे। वो घर के अंदर आ चुके थे जो अभी घर के बाहर थे। हमें दूसरी दुनिया में जाकर वो दूसरी चाबी लानी होगी जो इन पेड़ों को भी रोक पाए, उस गेट को खोल पाए। उस गेट को खोलने के बाद क्या होगा? साइमन के पिता ने कहा, बस उस गेट में वो चाबी को लगाना होगा और उस पेड़ों की शक्ति को आज़ाद करना होगा। वो भी अपने पेड़ों की दुनिया में चली जाएगी और यहाँ ये पेड़ों को हम साधारण बना देंगे, वरना ये पेड़ उस शक्ति के आगे फंसते चले जाएंगे और यहाँ ये दरारें बढ़ती चली जाएंगी। हमें अब सफ़र करना होगा दूसरे दरवाजे का। उन पेड़ों की दुनिया में हमें क्या क्या देखने मिलेगा और क्या हम उस चाबी को ढूंढ पाएंगे? कहाँ मिलेगी वो चाबी? और क्या उस चाबी को लाकर हम इन पेड़ों को रोक पाएंगे जो धीरे धीरे दरारों में से बढ़ना शुरू हो चुके हैं? अभी ये छोटे हैं, जब ये बड़े हो जाएंगे कुछ करेंगे ज़रूर। आगे का सफ़र बहुत ही रोमांचक होने वाला है। पेड़ों की दुनिया और भी ज़्यादा डरावनी होने वाली है। तो हमारे साथ बने रहें और इंतज़ार करें अगले एपिसोड का। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए डरते रहें।